हेलो दोस्तों, मैं उनीस एक बार फिर आपका एके सिविल एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज लेके आया हूं, फिर से पता ही होगा आपको, थंबनेल देखा ही होगा। क्या करना है कि ये संपूर्ण दर्पण का है। ये पूरा दर्पण से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, अदर एग्जाम में, कहीं पर भी दर्पण से जो क्वेश्चन बनेगा वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर। मतलब एक वीडियो में आपको दर्पण पूरा समाप्त, कितने भी प्रश्न बने वो सारे, चाहे वो शॉर्ट टाइप्स हों, चाहे छोटे प्रश्न हो, चाहे बड़े प्रश्न हो, सभी प्रश्नों का आंसर आपका एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ही है और दोस्तों में दबा के शेयर करना है और जारी रखना है। केवल बोर्ड एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक लगातार आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दर्पण की ओर, आते हैं हम दर्पण की ओर। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आपके लिए क्या लेते हैं, एक लेते हैं कांच। बेटा क्या लेते हैं, कांच ले लेते हैं। एक ले लेते हैं, मान लीजिए क्या है, कांच है। एक कांच का क्या है, टुकड़ा है। एक सेकंड के लिए कांच का टुकड़ा ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या बेटा, कांच। ये है कांच। ठीक, अब हम कांच जानते हैं। कांच आपने देखा होगा पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी का मतलब आर पार देखा जा सके। ठीक है, ये पारदर्शी होता है। अब हम दर्पण कैसे पहचानेंगे, ध्यान से समझेंगे। कोई भी कांच है, कांच का कोई भी टुकड़ा है तो उसके क्या करेंगे, एक तरफ, एक तल पर दो तल होते हैं, इधर भी तल है और इधर भी तल है। ठीक है, इन दोनों में से आप किसी भी तरफ, चाहे इधर और चाहे इधर, आपकी मर्जी है, ये कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक तरफ क्या कर देंगे, एक तरफ आपको पॉलिश कर देनी होगी, पेंट कर देनी होगी, कलई कर देनी होगी, जो आप समझें। क्या कर देते हैं बेटा, पॉलिश कर देते हैं। एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, लगा दी जाती है, तो वो कांच आपका किस में बदल जाता है बेटा, दर्पण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, दर्पण में बदल जाता है। इतनी बात आपको समझ गई, अर्थात ये आपका क्या हो गया, ये आपने जो देखा वो आपका हो गया बेटा दर्पण। क्या हो गया, दर्पण। इतनी चीज़ें आपने सीखी। इधर से क्या है, आप यहाँ से खड़े होकर के क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो दर्पण किसी तरीके से भी हो सकता है, वो आपका कैसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, वो ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। मतलब पॉलिश होनी चाहिए, कांच का टुकड़ा जैसा भी हो, मतलब एक तरफ पॉलिश लगनी चाहिए, तो वो कांच किस में बदल जाता है, दर्पण में बदल जाता है। क्लियर। अब आता है पॉइंट्स कि अब दर्पण होते कैसे हैं। ठीक है, किस तरीके से हो सकते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दो पॉइंट्स है, एक होता है बेटा समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ध्यान से देखेंगे, पहला आपका क्या है बेटा, समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। पहचानते हैं, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण जो होता है, ऐसा कोई कांच जिसका तल क्या हो, समान हो, यानी एक तरीके से, जैसे हमने पहला दर्पण आपको दिखाया है, ये आपका किस प्रकार का दर्पण है, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है बेटा, समतल दर्पण है। क्लियर, यानी आप समझ सकते हैं ये आपका है समतल दर्पण। मतलब कांच क्या हो, तल क्या हो, समान हो, यानी एक समान तल हो, जिसका, ऐसा कांच जिसका एक समान तल हो और उसके एक तल पे पॉलिश की गई हो, पेंट किया गया हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका समतल दर्पण कहलाता है। क्लियर। दूसरा आप देखते हैं होता है गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्या होते हैं बेटा, ये समझना आपको, यानी ध्यान देंगे, ऐसा दर्पण, ये आपको पहले देखना है कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, यहाँ समझ लेते हैं, फिर आगे डिटेल में भी इसको पढ़ना है। गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण या तो, ध्यान दीजिएगा, या तो क्या हो, बाहर की तरफ वक्रित हो या अंदर की तरफ वक्रित हो। ध्यान दीजिएगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, या तो बाहर की तरफ वक्रित हो और या तो अंदर की तरफ वक्रित हो, यानी ये दोनों के दोनों पृष्ठ क्या कहलाएंगे, ये जो दर्पण बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा बेटा, गोलीय दर्पण। ये आपको समझना होगा। ठीक है, समझ गए ना। तो आपने समझा कि समतल दर्पण, फिर से रिपीट करते हैं, समतल दर्पण यानी ऐसा दर्पण जिसका क्या हो, तल समान हो, वो क्या कहलाता है, परावर्तक तल समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समतल दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका क्या हो, परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर की तरफ वक्रित हो या तो बाहर की तरफ वक्रित हो, वो क्या कहलाता है, आपका
गोलीय दर्पण कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला पॉइंट आपका आ गया समतल दर्पण से परावर्तन। क्या आ गया बेटा? समतल दर्पण से परावर्तन। चलिए इसको क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा। आगे आपका आता है, आगे अगर ध्यान देंगे तो आगे आता है आपका समतल दर्पण से परावर्तन। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो आपका है समतल दर्पण से परावर्तन। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम एक क्या कर लेते हैं बेटा, समतल दर्पण बनाते हैं। यहाँ पर हम बना लेंगे एक समतल दर्पण। ठीक है, एक समतल दर्पण, मतलब आप समझ चुके हैं। एक तरफ क्या करनी होगी हमको, पॉलिश करनी होगी। एक तरफ हमको क्या करनी होगी, पॉलिश। ठीक है, पॉलिश कर दी हमने, ये हो गया आपकी पॉलिश बन गई। क्लियर, पॉलिश लग गई। अब ध्यान दीजिएगा, पॉलिश लग गई तो ये समतल दर्पण से परावर्तन होता कैसे? ये आपका कौन सा दर्पण है बेटा? ये आपका यहाँ से लिख देते हैं, ये हमारा है समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब परावर्तन होते कैसे हैं? आपको परावर्तन की परिभाषा पहले वाले वीडियो में बताई गई है, एक बार रिपीट करते हैं। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, किसी दर्पण, समतल दर्पण पर डाली जाती है या किसी दर्पण पर डाली जाती है, तो वह उसी मार्ग में क्या हो जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर, फिर से रिपीट करेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है तो वह पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश की परावर्तन कहलाती है। अब देखेंगे, आगे ध्यान देंगे तो इस तरीके से, जैसे हमने एक प्रकाश किरण डाली कहाँ पर, दर्पण पर डाली। ठीक है, दर्पण पर डाली तो ये आपको पता हो गया कि परिभाषा के अनुसार, परावर्तन की परिभाषा के अनुसार क्या है, ये जहाँ टकराई है फिर ये उसी माध्यम में क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। क्लियर। तो आने वाली किरणें आपको पता है क्या होती है बेटा, आपतित किरण होती है। आने वाली किरण को क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जाने वाली यानी परावर्तन के बाद जो किरण जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण कहते हैं। इस तरीके से बेसिक है। अब आपको पता है जिस बिंदु से, दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपको पता होना चाहिए, क्या कहते हैं बेटा, आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं बेटा, आपतन बिंदु कहते हैं। ये कुछ चीज़ें इसके बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बता रखी है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से क्या है, जिस आपतन बिंदु है, अगर आपतन बिंदु पर कोई रेखा, ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु पर अगर कोई रेखा लंबवत डाली जाती है, लंबवत का मतलब एकदम 90 डिग्री पर, लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर, ठीक है, डाली जाती है। आपतन बिंदु पर कोई रेखा अगर लंबवत डाली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है जो परावर्तन होता है, अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो आपका कोण बनता है वो आई बनता है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बताया भी है, ध्यान दीजिएगा। और फिर परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो स्मॉल आर बनता है। इसे परावर्तन कोण से के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये परावर्तन कोण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला टॉपिक, यानी आपने सीखा कि समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। जो आएगी कोई प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और आपने देखा ऐसा फिगर बन सकता है। अगर आ जाए आपसे कि समतल दर्पण से परावर्तन को समझाइए तो आप ऐसा लिख भी सकते हैं और ये फिगर भी बना सकते हैं कि समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। क्लियर, तो ये समझ गए ना, ये चीज़ें हो गई समतल दर्पण से परावर्तन के बारे में। आपको स्क्रीन पर लगातार दिखता जाएगा, आप उसके बारे में लिखते जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट जो आता है आपका, वो आपका क्या आता है, ध्यान दीजिए। करना क्या है हमको, जो सीखना है। अब आगे वाली बात करते हैं कि क्या है। आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, प्रतिबिंब का बनना। क्या आता है बेटा, प्रतिबिंब का बनना आता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब के बनने में, यानी प्रतिबिंब क्या है, पहले बात ये समझ लेते हैं। दो चीज़ें पहले समझ लीजिए। एक होता है बेटा, क्या होता है, एक होता है बिंब। क्या होता है, एक होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब। ध्यान दीजिए, एक होता है बिंब और एक होता है
प्रतिबिंब, दोनों चीज़ें समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिंब का मतलब होता है कोई वस्तु या हम और आप, कुछ भी कह सकते हैं, कोई वस्तु या हम और आप। और हमें क्या करनी है, प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई। क्या होती है बेटा, परछाई होती है, ठीक है। जिसे परछाई यानी हमारी जो चित्र यानी परछाई बनेंगी उसी को कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। बिंब का मतलब वस्तु जो वास्तविक में होती है, जिसकी परछाई बनानी होती है, वो आपकी बिंब कहलाती है। बुक में आपको दे रखा होता है, ठीक है, कहीं पर वस्तु दे रखा होगा, कहीं पर बिंब, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। प्रतिबिंब और परछाई ये दोनों की क्या हैं, एक ही चीज़ें हैं। क्लियर। तो अब ध्यान दीजिए, ये प्रतिबिंब यानी परछाई बनती कैसे है ये आपको सीखना है। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा, देखिए प्रतिबिंब पहले समझ लेते हैं किसे कहते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। क्या होता है, घर में आपने देखा होगा कि आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं। क्या होता है, समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं। ध्यान से देखेंगे, समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ये आपका समतल दर्पण हो जाएगा। समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तब आपको समतल दर्पण के अंदर क्या होता है, एक चित्र दिखाई देता है। वो चित्र क्या होता है, आपका प्रतिबिंब कहलाता है। जो समतल दर्पण के अंदर चित्र आपको दिखाई देता है वो आपका प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर, समझ गए ना। तो ये था प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो हैं वो बनते कितने प्रकार से हैं बेटा, तो बनते वो हैं दो प्रकार से। प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनते हैं बेटा, दो प्रकार से बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं आपको समझना होगा। एक आपका क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बनता है बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से समझेंगे, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। दो प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, एक आपका क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और दूसरा आपका क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा कि ये क्या होता है। अब इनको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए कि क्या होता है। जब क्या होता है, जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें, याद रखेंगे आगे ये सब काम आएगा, जब प्रतिबिंब आप बनाएंगे तब ये सब परिभाषाएं आपको काम में आएंगी कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वास्तव में किसी से बिंदु से मिलती हैं, वास्तव में क्या होती हैं, एक दूसरे को मिलती हैं, यानी एक दूसरे से टकराती हैं या काटती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। जस्ट इसका उल्टा है आभासी प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं या क्या है, आभासी रूप में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो क्या कहलाती है, यानी आभास करते हैं कि ऐसा मिल सकती थी, तो ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो यानी वास्तव में प्रकाश किरणें मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर आभासी रूप में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी तो ये क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। अब दोनों के लिए खास बात ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है, वो सदैव आपका क्या बनता है बेटा, उल्टा बनता है। सदैव क्या बनता है, उल्टा बनता है। और दूसरी खास बात इसकी क्या है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं भैया, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें क्या है बेटा, इसमें यह है कि इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खास बात क्या ध्यान रखेंगे, पर्दे पर नहीं प्राप्त, ठीक है, कर सकते हैं, पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको सीखना होगा कि ये क्या हुआ, क्लियर, यानी इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आपका आभासी होता है। जो शीशे में आप प्रतिबिंब देखते हैं वो कैसा होता है, आभासी होता है। आगे का टॉपिक हमारा यही ही है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आपने सीखा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ है नहीं, इसमें आपको बेसिक समझना है, सारी चीज़ें बेसिक से लेकर आपके हाई स्कूल एग्जाम तक जितने प्रश्न आते हैं सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एक एक करके करेंगे। डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी वो आप नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, करना क्या है,
अगला पॉइंट आता है, ये आपका क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए हम इसका फिगर बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक समतल दर्पण ले लेंगे, एक समतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है। चलिए एक समतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना है, दर्पण तभी बनेगा, कांच को क्या करेंगे, एक तरफ पॉलिश करेंगे, तभी आपका समतल दर्पण बनेगा, ये आपको पता है। अब देखिए आपका समतल दर्पण बनके तैयार हो गया। आपका कौन सा दर्पण है बेटा, ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है। ये आपका समतल दर्पण हो गया। अब देखते हैं इसके सामने क्या करेंगे, हम कोई वस्तु रख देते हैं, ध्यान से समझेंगे। इसी के बराबर चलिए रख दे रहे हैं, कोई वस्तु रख दे रहे हैं। कोई वस्तु क्या रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर क्या रखी है, यहाँ पर रखते हैं बेटा मोमबत्ती रख दे रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या रख दे रहे हैं, एक मोमबत्ती रख दे रहे हैं, समझेंगे, ठीक है। ये आपकी मोमबत्ती हो गई, ठीक है, कैंडल रख दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु रख दी गई है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से प्रकाश किरण कहाँ पर डालेगी, समतल दर्पण पर आएगी। देखिएगा एक प्रकाश किरण, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर मान लेते हैं प्रकाश किरण आपकी यहाँ पर गई, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरण क्या हुई, आई और समतल दर्पण पर पड़ गई। तो आपको बताया परावर्तन का क्या परिभाषा है, परावर्तन की परिभाषा बताइए क्या होता है। जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण समतल दर्पण पर डाली जाती है, दर्पण पर डाली जाती है, तो वह उसी माध्यम में बेटा क्या होती है, वापस लौट जाती है। क्या होती है, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये क्या करेगी, टकराई और वापस लौट गई। ध्यान देंगे दूसरी प्रकाश किरण, चलिए हम इसे क्या करते हैं, समतल दर्पण पर लंबवत डालते हैं। कितने कहाँ डालते हैं, लंबवत डालते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रकाश किरण दूसरी कहाँ से पड़ी, लंबवत पड़ी। तो आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश किरण लंबवत डाली जाएगी तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ध्यान दीजिएगा समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण लंबवत डाली जाती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्लियर, उसका परावर्तन नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है नियम, परावर्तन का नियम क्या कहता है बेटा, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर 90 डिग्री पर प्रकाश किरण आई है तो 90 डिग्री पर ही वापस जानी चाहिए। क्लियर, लंबवत का मतलब बेटा 90 डिग्री, लंबवत का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री, और अगर यहाँ पर वापस 90 डिग्री पर यहाँ पर आई है तो आपको यहाँ पता है कि आई और आर परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये आपका क्या है, आई, तो जाने के लिए भी कितना होना चाहिए बेटा, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। यही कारण है कि वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, क्योंकि आपको पता है एक लाइन पर कितनी डिग्री होती है, टोटल 180 डिग्री होती है, इसलिए ये क्या है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्लियर, तो ये आपकी लाइन समझिए 180 डिग्री भी 90 पर आई थी तो 90 पर ही वापस जाएगी, क्योंकि परावर्तन का दूसरा नियम यही कहता है कि क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। क्लियर, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये कहीं भी कोई भी प्रकाश किरण काट नहीं रही है, तो क्या प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अब वास्तव में कटती तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता, लेकिन ये वास्तव में नहीं कर रही है, तो इसे हम ये देखेंगे कि ये वो आभासी रूप में बन कहाँ रही हैं, एक दूसरे को ये और ये काट कहाँ रही हैं, वहीं आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। सोचिए कि अगर ये रेखा जो ऐसे जा रही है, तो अगर यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि इसे पीछे की ओर बढ़ाएं, पीछे की ओर अगर आभासी रूप में वैसे जा नहीं सकते, लेकिन आपको क्या करना है, आभासी रूप में इसे बढ़ाना है। ध्यान से समझेंगे बेटा, आभासी रूप में, तो ये आपको पता है जब आभासी रूप में बढ़ाएंगे तो ये कहीं ऐसे जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ये आपका ऐसे चलता चला जाएगा। क्लियर, इस तरीके से जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पता है ये यहाँ ना टकराती, ये प्रकाश किरण यहाँ ना टकराती, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। ध्यान दीजिए, बढ़ती हुई आगे चली जाती है। ये आपने देखा, ठीक है, वैसा थोड़ा टेढ़ा बन गया है फिगर, तो आपको ध्यान रखना है ये एकदम सीधे जाना चाहिए, एकदम सीधे जाना चाहिए। इस तरीके से आपको करना है कि इसे सीधे जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, फिर से बना रहे हैं बेटा, यहाँ पर आपको फिर से बनाना होगा, ये थोड़ा सही नहीं बना है, फिर से बना लेते हैं, थोड़ा सा सही करना होगा आपको।
देखिएगा ये यहाँ से अब सही बन गया है, क्लियर। चलिए यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है, ये क्रॉस कर रही हैं तो यहीं से जो आपका तल है वो आपका तल है, वहीं पर आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये आप क्या कर देंगे, यहाँ से आपका इमेज यानी कि प्रतिबिंब आपका बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आप ऐसे ही दिखा सकते हैं कि आपका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। ऐसे आपका चेहरा जो है, फेस जो है वो आपको दर्पण में दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, आभासी रूप में मिलाना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा बेटा, ये बनेगा आभासी बनेगा। बात समझ पा रहे हैं, आभासी बनेगा। अर्थात क्वेश्चन आ जाए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है या वास्तविक, तो कैसे बनता है, आभासी बनता है। दूसरी बात आप देखेंगे ये वस्तु का सीधा बना है या वस्तु का उल्टा। देखिए वस्तु ऐसे ही खड़ी है और प्रतिबिंब भी ऐसे खड़ा है, तो वस्तु का कैसे बनता है बेटा, सीधा बनता है। ध्यान से समझेंगे, सीधा बनता है। ध्यान दीजिएगा ये सीधा है। अब अगली बात क्या करेंगे, ये वस्तु से छोटा बनता है या वस्तु से बड़ा बनता है या वस्तु के बराबर बनता है, तीनों चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो अब ये आपको दिख रहा है ना छोटा है और ना बड़ा है, ये क्या है, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है। 3-4 बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या होगी कि आप जितनी दूरी पर दर्पण के बाहर खड़े होंगे, ये प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनना चाहिए। हो सकता है थोड़ी लेंथ यहाँ पर आगे पीछे बनी हो, लेकिन ऐसा आप मानिए कि क्या है, ये जितनी दूरी पर आप दर्पण के सामने खड़े होंगे, दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर आपका इमेज यानी प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो यानी अगली बात क्या हो जाएगी बेटा, समान दूरी पर वस्तु से समान दूरी पर, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर तथा वस्तु से समान दूरी पर बनता है। अर्थात ये बातें आपको क्लियर हो गई कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये आपका चित्र हो गया, फिगर हो गया। और इससे जो जुड़े आपके प्रश्न हैं कि क्या लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा वो आपको नोट कर लेना है। वैसे आपने जो समझा है कि अगर किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दी जाती है तो वो प्रकाश किरण, जो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के अनुसार क्या होती हैं, एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती हैं। तब क्या होता है, इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दर्पण के पीछे आभासी रूप में एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा आभासी वस्तु के बराबर तथा वस्तु से समान दूरी पर बनता है। क्लियर। चित्र में आप देखेंगे, अगर चाहें तो आप इसे मान सकते हैं ए बी, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश और बी डैश। यानी चित्र में क्या आता है, चित्र से लिख देंगे, क्या होगा, माना कोई वस्तु ए बी है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। क्लियर। इतनी बातें लिख देंगे तो आपका समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पूरा क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। कोई भी फॉल्ट नहीं है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। आप 100% नंबर इसका ले सकते हैं, मिल सकता है, और इसमें कोई भी कमी नहीं आ सकती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आता है पार्श्व परिवर्तन। क्या आता है बेटा, पार्श्व परिवर्तन। इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। चलिए देखिए, बने रहिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। एक भी सब क्वेश्चंस जो हैं आपके क्लियर, ऐसे नहीं हो कि आपकी कोई भी परेशानी और रह नहीं जाएगा, कोई भी बातें नहीं रह जाएंगी। जितना आप सोच करके आए होंगे उससे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट आपका आता है बेटा, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है ये समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपने क्या है, अगर आप देखे होंगे जब आप कभी क्या करते हैं, समतल दर्पण के सामने क्या होते हैं, खड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसके, समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं। ये आपका क्या है, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं। क्लियर।
तो करना क्या है, आपने देखा होगा कि जब आप उसके सामने खड़े होंगे तो आप जब अपना दाहिना हाथ हिलाएंगे तो वहाँ पर क्या दिखेगा, आपको बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। क्लियर। ऐसा आपने देखा होगा कि जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अगर आप बायां हाथ हिलाएं, क्या होगा, दर्पण के सामने अपना क्या करेंगे, बायां हाथ हिलाएंगे तो दर्पण के अंदर ऐसा लगेगा कि वो अपना दाहिना हाथ हिला रहा है। ऐसा आपने देखा होगा। तो ये जो घटना होती है वो आपकी क्या कहलाती है बेटा, पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। जैसे आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए वस्तु के बाहर यहाँ पर लिखा है, हमने एक लेटर लिख दिया रेड, क्या लिख दिया बेटा, रेड लिख दिया, तो आपको क्या होगा, ये दिखाई चाहे आपको जैसा भी दे, लेकिन ये अंदर कैसा होता है ये आपको समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये करना क्या होता है, जैसे ये आपका हो गया, क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा ऐसे, और ये आपका बन जाएगा बेटा इस तरीके से। क्लियर। तो ये आपको किसके, दर्पण के अंदर ऐसा दिखाई देता है, और ये घटना आपकी क्या कहलाती है बेटा, ये घटना हमारी कहलाती है पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। क्लियर। इस तरीके से आपको कुछ और चीज़ें जैसे नोट करके आपको बताया जाएगा। जैसे इंग्लिश के कुछ लेटर होते हैं तो वो आपको क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, वो आपको इतना क्लियर नहीं बताते हैं कि ये दर्पण में जैसे आपको बाहर दिखाई देते हैं वैसे अंदर भी दिखाई देते हैं। जैसे आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कैपिटल ए हो गया, अगर आपको कैपिटल ए लिखना है तो आपको कोई भी फर्क नहीं होगा, जैसा आप यहाँ बाहर देख रहे हैं वैसा ही होगा। आपको अगर एच दिखाई देगा तो भी यही होगा, अगर आपको आई दिखाई देगी तो इसमें भी कोई पार्श्व परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये वैसे ही बनते हैं। ठीक है। एम अगर बना तो भी कोई दिखाई नहीं देगा। आप ध्यान देंगे, ओ अगर बना तो भी दिक्कत नहीं है, यानी आपको क्या है, टी बना फिर भी वैसा बनेगा। अब आप ध्यान रखेंगे, फिर इसके बाद आगे ये इसके बाद बनने वाले यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। ठीक है। वाई भी ऐसा बनता है जिसमें क्या होती है, पार्श्व परिवर्तन की घटना आपको एग्जैक्ट क्लियर नहीं दिखाई देती है। यानी ये 11 लेटर है, कितने हैं, 11, टोटल 11 लेटर है ये इंग्लिश के। इसको पार्श्व परिवर्तन की घटना जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसा पूछा नहीं जाता है, मगर ये आपको याद दिलाने के लिए कि किन किन चीज़ों में होता है या नहीं होता है। क्लियर। तो पार्श्व परिवर्तन आप समझ गए क्या होते हैं, यानी जो आप उल्टे दिखाई देते हैं उसमें दिखाई देता है दायां हाथ के बदले बायां हाथ, ये घटना क्या होती है, पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है गोलीय दर्पण, पढ़ना होता है। गोलीय दर्पण क्या होते हैं ये आपको सीखना होता है। चलिए करना क्या है, आगे हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। तो पहले गोलीय दर्पण समझ लेते हैं। आपको स्टार्टिंग में कुछ बताया गया होगा, ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण, क्लियर। गोलीय दर्पण क्या होते हैं पहले समझ लीजिए। गोलीय दर्पण ध्यान देंगे, आपको करना क्या है पहले समझिए। ये हम आपको गोलीय दर्पण कुछ बना रहे हैं, यहाँ पर एक गोला बना रहे हैं, ठीक है, इधर भी गोला बना दे रहे हैं, 2 गोले बन जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इधर एक पार्ट टुकड़ा काटना है, ये काट लेना है, और यहाँ पर क्या कर देना है बेटा, पेंट कर देना है, यहाँ पेंट कर देना है। ठीक है। इधर का भी एक टुकड़ा ले रहे हैं, यहाँ से टुकड़ा ले रहे हैं, और इधर की तरफ पेंट कर रहे हैं इसमें। ठीक है। ठीक है, ये हो गया, आपको पता हो गया, ये आपका हो गया, पेंट हो गया। ठीक है। पॉलिश कर दी गई है, एक तरफ क्या किया गया है, बाहर की तरफ किया गया है, और एक तरफ अंदर की तरफ किया गया है। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, इनकी परिभाषा। गोलीय दर्पण क्या, ऐसा दर्पण जिसका क्या हो, परावर्तक तल यानी परावर्तक पृष्ठ, क्या परावर्तक तल कह सकते हैं, या तो अंदर की तरफ क्या हो, वक्रित हो, यानी देखिए ये अंदर की तरफ वक्रित है, और या बाहर की ओर वक्रित हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये क्या होता है बेटा, ये जो दिखाई दे रहा है, यानी अगर इसको बाहर बना लेते हैं, एक सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसे बाहर बना ले रहे हैं, बाहर बना ले रहे हैं, ये बन गया। इधर इसी को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, जो कटा है इसे बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक।
ध्यान दीजिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये आपका क्या है, जिधर पेंट नहीं लगा होता है वही परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। और इधर क्या होगा, ये भी परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका क्या हो, परावर्तक पृष्ठ क्या हो, या तो अंदर की ओर वक्रित हो या तो बाहर की ओर वक्रित हो, तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं बेटा, गोलीय दर्पण कहा जाता है। क्लियर, इसकी परिभाषा आप समझ गए। गोलीय दर्पण दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं बेटा, दो प्रकार से। एक आपका होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। ध्यान समझेंगे, एक आपका होता है अवतल दर्पण और दूसरा आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण। दूसरा आपका क्या है, उत्तल दर्पण। ये आप समझिए। ठीक है, उत्तल दर्पण, तो दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अवतल दर्पण क्या होते हैं और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। क्लियर समझेंगे, कुछ है नहीं इसमें, एकदम सिंपल सी बात है, केवल परिभाषा मतलब है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, क्या कहेंगे बेटा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अर्थात ये देखिए यहीं से कटकर तो आया है, ये क्या था, केंद्र, अंदर की ओर या गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, तो वो दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर। दूसरी बात, उत्तल दर्पण पर आते हैं। उत्तल दर्पण देखिए यहां से निकल करके आया है, तो केंद्र की तरफ ये वक्रित है नहीं, ये बाहर की तरफ है, तो क्या कहेंगे बेटा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर, समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। समझ पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन दर्पण से रिलेटेड कुछ क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ टॉपिक है, यानी इनका परिचय। एक तरीके समझिए कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का परिचय। सारी चीज़ें, जो चीज़ें उत्तल दर्पण में पाई जाएंगी वही अवतल में पाई जाएंगी, दोनों चीज़ें। यानी आपने देखा यहाँ पर देखिए 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दर्पण का द्वारक, ध्रुव, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ये 7 पॉइंट हैं। तो 7 पॉइंट वही अवतल दर्पण में होंगे और वही के वही क्या होंगे, उत्तल दर्पण में भी होंगे। ठीक है, वही के वही क्या होंगे बेटा, उत्तल दर्पण में भी होंगे। क्लियर। तो हम एक के बारे में, इन सभी के बारे में जान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, इन दर्पणों का क्या हो जाएगा, परिचय हो जाएगा कि इसमें किसको क्या कहते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको फिगर को बनाते हैं दोबारा और फिर इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, हम पहले फिगर बना ले रहे हैं। ये आपका दर्पण क्या होगा, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस बार। यहाँ पर भी बना लेते हैं साथ साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये चीज़ें यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया, इधर बाहर की तरफ पेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये साथ बना लेंगे, आप भी फिगर बना लीजिएगा। ये आपको पता है कौन सा दर्पण बनाया गया है बेटा, अवतल, अवतल दर्पण। यहाँ पर लिख लेंगे, अवतल दर्पण। क्लियर। ये भी बना लेते हैं, अंदर की तरफ पेंट करना है। इससे क्या करना है, अंदर की तरफ पेंट करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तल, ये आप जानते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ डिपेंड ये कर रहा है कि आप पेंट किधर कर रहे हैं, मतलब ये नहीं, दिशा से कोई मतलब नहीं है। अगर आप बाहर की तरफ पेंट करेंगे तो क्या बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। अगर आप अंदर की तरफ पेंट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। दिशा कोई मतलब नहीं है, चाहे आप इधर से बनाइए चाहे उधर से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को हम इधर से पेंट कर दें तो ये आपका अवतल ना होकर के क्या बन जाएगा, उत्तल बन जाएगा। अगर इस दर्पण को हम बाहर से पेंट कर दें तो ये उत्तल दर्पण ना होकर के क्या हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ दिशा से मतलब नहीं है, यहाँ आप पेंट किस तल पर किए हैं इससे मतलब है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, वक्रता केंद्र की बात करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होते हैं समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद पहचानेंगे कि कैसे होते हैं। आपको पता है जो गोलीय दर्पण है ये किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। जो आपका गोलीय दर्पण है ये किसी गोले का, ध्यान दीजिए इस गोले को अगर हम पूरा करें तो देखिएगा कि ये किसी गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का केंद्र होगा, यही आपके गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है बेटा, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। बात को ध्यान से समझेंगे तो परिभाषा समझ में आएगी। गोलीय दर्पण जो है वो किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है और इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। तो इस गोले का केंद्र क्या है, इस दर्पण का क्या कहलाता है, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। इतनी बातें आपको वक्रता केंद्र के रिलेटेड जाननी है जो आपको आगे प्रतिबिंब बनाने में काम में आएंगी। क्लियर। अब देखेंगे यही बात आप चाहे अवतल दर्पण पर ले लें और चाहे उत्तल दर्पण पर। आप इसकी बात करें तो इस गोले को भी पूरा कर सकते हैं और यहाँ पर भी केंद्र डाल करके इसे भी आप क्या कर सकते हैं, वक्रता केंद्र C दिखा सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा है, जितनी चीज़ें आपकी 7 परिभाषाएं हैं ये सातों चीज़ें क्या हैं, अवतल दर्पण के लिए ही बताती हैं और यही चीज़ें उत्तल दर्पण के लिए बताती हैं। क्लियर। अब देखिएगा, अब अगला पॉइंट जो आता है वो आता है ध्रुव। क्लियर। तो हम जानेंगे ध्रुव के बारे में कि ध्रुव होते क्या हैं। ये आपका दर्पण है और ये आपका दर्पण है। तो सीधी सीधी बात आपको जाननी है कि जो आपका दर्पण है उस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, वो आपका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, अर्थात दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ध्रुव होगा। ये आपका क्या होगा बेटा, ध्रुव होगा। दोनों चीजें आपको समझ सकते हैं कि क्या कहेंगे, यानी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, यानी मध्य का भाग होता है, यानी जहां बीचों बीच का बिंदु होगा वो आपका किस बिंदु पर होगा, ध्रुव पर होगा, अर्थात दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है, यानी इसे कैपिटल P से लिखते हैं। क्लियर, समझ गए कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, बात समझ गए। अब अगला तीसरा आपका आता है बेटा वक्रता त्रिज्या। केवल आपको सिंबल से मतलब है, ये परिचय हो रहा है, अवतल दर्पण का परिचय दे रहे हैं कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं और उत्तल दर्पण सेम ही है। ठीक है, तीसरा आपका आता है वक्रता त्रिज्या। क्या आती है बेटा, वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, आपने वक्रता केंद्र समझा और आपने क्या समझा, यहाँ पर दर्पण का ध्रुव समझा। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, वक्रता केंद्र, और ये आपका क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव। अब समझना है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, दोनों चीजें आप समझ चुके हैं। तो दूसरी अगली बात ध्यान देंगे, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है बेटा, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक एक बात आपको ध्यान से समझनी है, ये भी आपकी सेम कंडीशन है। देखिए, दर्पण के ध्रुव P से और दर्पण के वक्रता केंद्र C के बीच की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी कुछ ना कुछ सिंबल देंगे। तो इसे आपको पता होना चाहिए, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल, यानी P से C तक की जो दूरी होती है वो आपकी कहाँ होती है बेटा, कैपिटल R होती है, यानी R से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो दर्पण में क्या होती है, कैपिटल R आपकी दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कैपिटल C दर्पण का वक्रता केंद्र होता है और कैपिटल P क्या होता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, अगला पॉइंट आता है आपका चौथा, मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य। ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष कहलाता है। सबसे पहली बात, ये थोड़ा सा अंतर है मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या में। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, देखिए ये आपका वक्रता केंद्र है। अब हम डिफिनेशन बात कर रहे हैं मुख्य अक्ष की, तो ध्यान से समझेंगे, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और दर्पण की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्यान से समझेंगे, अर्थात PC जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। यही बात आपको ध्यान रखनी होगी कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है,
P से दर्पण के ध्रुव P और दर्पण के वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी जो होती है वो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो दोनों को आपको समझना है कि वास्तव में होते क्या है। क्लियर? तो ये आप चाहे उत्तल दर्पण पर भी लगा सकते हैं और अवतल पर भी लगा सकते हैं, दोनों चीजें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है मुख्य अक्ष के बाद पांचवा पॉइंट दर्पण का द्वारक। क्या होता है बेटा? दर्पण का द्वारक होता है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण का द्वारक क्या कहते हैं, ये देखिए यहां से और यहां तक दर्पण जहां तक होगा, यहां से क्या हो जाएगा, यहां तक। इसका भी नाम आप कर सकते हैं, चाहे आप M1 M2 दे दें और चाहे आप क्या करें MN कर दें, कोई दिक्कत नहीं। M1 M2 हम ले रहे हैं, ये मान लेते हैं M1 और ये आपका हो गया M2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दर्पण का द्वारक क्या होता है समझिएगा। ध्यान दीजिए, आपको पता हो गया, ये सारी डिफिनेशन आपको क्लियर है। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक दर्पण का वह भाग है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण का जो द्वारक है वो दर्पण का वह भाग है जिससे प्रकाश का वस्तुतः परावर्तन होता है। ध्यान दीजिए, वस्तुतः परावर्तन होता है, यानी आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें M1 और M2 यहीं से क्या होगा, पूरा वस्तु का जो होगा परावर्तन होगा। तो M1 और M2 जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, दर्पण के द्वारक कहलाते हैं। दर्पण का द्वारक। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि ध्यान दीजिएगा कितना भाग, दर्पण का वह भाग होता है जो जिससे क्या होता है, वस्तु का परावर्तन होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ही वस्तु की जो प्रकाश किरण आएगी वही परावर्तन होगा, अर्थात M1 व M2 जो है वही क्या है, दर्पण के द्वारक है। M1 M2, M1 से लेकर M2 जो है वो दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्लियर? तो ये आपका इस तरीके से इस दर्पण में भी यही प्रक्रिया होगी। क्लियर? अब ध्यान देंगे, अगला पॉइंट जो आपका आता है वो मुख्य फोकस आता है। तो इसे थोड़ा क्लीन करेंगे तब मुख्य फोकस को हम आसानी से समझेंगे। और फोकस दूरी, दो पॉइंट्स और बचे हैं, एक आपका मुख्य फोकस और एक आपका फोकस दूरी। क्लियर? तो ये इधर क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग परिभाषाएं जो आपकी होंगी वो आप क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे, और बाकी यहाँ फिगर भी बना सकते हैं चाहे तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है मुख्य फोकस। क्या आता है बेटा, मुख्य फोकस। समझेंगे क्या होता है। अगला पॉइंट आता है आपका मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस समझते हैं क्या होता है। आप एक दर्पण, कोई भी दर्पण बना सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। ध्यान देंगे, हम आपको एक दर्पण दिखा रहे हैं, ये आपका दर्पण हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बाहर की तरफ पॉलिश कर रहे हैं, तो बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे तो कौन सा दर्पण होगा, आप समझ चुके हैं। ये आपका दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या बनेगा, थोड़ा और बढ़ा देंगे। ठीक है, ये दर्पण बन गया। और आपको अगला एक इधर से बना लेते हैं। इधर से बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा सा बन जाएगा। दोनों दर्पण बना लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इधर अंदर की तरफ से पेंट कर दें। ठीक है, अंदर की तरफ से पेंट कर दें। और आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, जहां पर दर्पण को काटती है वो आपका ध्रुव कहलाता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ये आपका दर्पण क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इतनी बात समझिए, यहाँ भी क्या होगा बेटा, ध्रुव होगा, और ये भी क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र C कहलाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, हमको समझना है यहाँ पर मुख्य फोकस। क्या समझना है, मुख्य फोकस। ये दर्पण का आप M1 और M2 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण का द्वारक हो गया। ठीक है, M1 M2, इधर भी M1 और M2 भी डाल देते हैं। M1 M2 दोनों दर्पण में आप जिससे समझना चाहे उससे समझ सकते हैं। क्लियर? पॉइंट आता है मुख्य फोकस। क्या करेंगे हम, आपको क्या करेंगे, प्रकाश किरण डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण डालते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण डालते हैं तो ये जब प्रकाश किरण डालेंगे तो ये परावर्तन होगा। देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण डालते हैं, यानी हमको एक ऐसी किरण डालनी है जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। ध्यान समझेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्रकाश किरण ऐसी डालेंगे जो मुख्य, ये आपका क्या है, PC आपका मुख्य अक्ष है, तो प्रकाश किरण ऐसी डालनी है जो आपका क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो। ये आपको पता है उत्तल है, ये आपको क्या है,
उत्तल पता है और ये आपका क्या है, अवतल है। दोनों चीजें आप जानते हैं कौन सा दर्पण है। ध्यान दीजिएगा, तो परावर्तन होता कैसे है, आपको पता है कि जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ से जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, टकराने के बाद जिस बिंदु से जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु से जाएंगी ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश किरण ढेर सारी और भी प्रकाश किरणें ला सकते हैं, और भी प्रकाश किरणें जाएंगी, तो ये सारी की सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से जाएंगी। क्लियर, ये देख पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये सारी की सारी प्रकाश किरणें क्या हैं, एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। देखिए, फिगर बनाना अगर आप सीख गए तो मुख्य फोकस पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ध्यान दीजिएगा, ये इधर से आई थी। क्लियर, सेम कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, इसका जो परावर्तन होगा वो इस दिशा में होगा, इसका परावर्तन होगा इस दिशा में, क्योंकि ये बाहर की ओर परावर्तित होंगी। इधर से आई थी और इधर वापस चली जाएंगी, ना कि इधर जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इनका कुछ न कुछ परावर्तन होगा। तो ये आभासी रूप में, देखिए ये ऐसे आभासी रूप में इधर मिल रही है, ठीक है, ये भी आभासी रूप में ऐसे इधर मिल रही है। इस तरीके से और भी अगर प्रकाश किरणें आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ऐसे आएगी और ऐसे बाहर की ओर जाएगी और फिर पीछे की ओर जब आप लेकर आओगे तो यहीं पर क्रॉस करेगी। और भी प्रकाश किरणें डाल सकते हैं, जैसे ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कहाँ जाएगी, आपको पता है, ऐसे बाहर की ओर निकल जाएगी। और इसे अगर आप पीछे की ओर घुमाएंगे तो यहाँ पर क्रॉस करेगी। इस तरीके से आप समझेंगे, ये भी सभी की सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर क्रॉस कर रही हैं। अब ध्यान दीजिए, मुख्य फोकस कैसे पहचानते हैं। जब किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण डाली जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी गोलीय दर्पण पर, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, परावर्तित होकर, ध्यान दीजिए, जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है वो क्या कहलाता है, जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी रूप में मिलती हुई प्रतीत होती है, वो दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे, क्या होगा, अगर दर्पण आपका अवतल होगा तो प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हुई दिखाई देंगी, और अगर दर्पण आपका उत्तल होगा तो क्या होगा, वो आभासी रूप में मिलती हुई प्रतीत होंगी। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे, मुख्य फोकस की परिभाषा एक ही होती है कि यह जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, दर्पण से टकराती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं या किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी आभासी रूप में प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई दिखाई दे या प्रतीत हो, आभासी रूप में प्रतीत हो, तो वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, समझ गए ना, तो ये आपका मुख्य फोकस हो गया। अब अगला पॉइंट ध्यान रखना है, कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका हो गया लास्ट पॉइंट जो बचता है, वो आपका क्या होता है बेटा, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। ध्यान रहे, कैपिटल F से मुख्य फोकस को प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये आपका मुख्य फोकस हो गया और ये आपका दर्पण का ध्रुव हो गया, ये आपका दर्पण का ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, दोनों दर्पण बना रखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब अगला आता है फोकस दूरी। तो आपको पता होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर भी देखिए, ये मुख्य फोकस है और ये क्या है, मुख्य फोकस है और ये दर्पण का ध्रुव है। क्लियर, और इसे स्मॉल F से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल F से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ये आपने समझा क्या हो गया, फोकस दूरी भी समझ चुके और फोकस। ध्यान रहे, मुख्य फोकस को कैपिटल F से और फोकस दूरी को स्मॉल F से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर, और आपको ये पता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर, जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, आपने पहले ही ये सीखा है। तो ये थी कुछ, यानी दर्पण, इस गोलीय दर्पण की जो कुछ
परिचय से संबंधित, इंट्रोडक्शन संबंधित जो कुछ पॉइंट्स थे उनकी परिभाषाएं, और वे होते क्या हैं, प्रतिबिंब बनाने में आपकी काफी मदद करते हैं। क्लियर? तो मुख्य फोकस ये सारी चीजें सीख गए। अब हम सीखते हैं अगला पॉइंट, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियमों के बारे में जानते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब बनाएंगे, और उसके बाद लास्ट क्या होगा आपका, दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। इतनी देर तक अगर आप डटे हैं तो आपको अब लास्ट तक ये मुकाबला लड़ना है, लास्ट तक बने रहना है। क्या करना, अगर ये सारी चीजें आज आपने ये वीडियो देख लिया तो जीवन में फिर दर्पण संबंधी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या करेंगे, सबसे मदद तो आपको करना है, शेयर जरूर करिएगा, शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आता है क्या, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, आगे का जो पॉइंट है वो ध्यान रखेंगे। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बात करते हैं, नियमों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, दर्पण के नियम जो हैं, आपको प्रतिबिंब बनाने के जो नियम हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल कितने नियम है बेटा, 4 नियम है। कितने नियमों को हमको पढ़ना है, 4 नियमों को पढ़ना है, ये जान लीजिए। तो हम अवतल दर्पण बना रहे हैं, 4 जगह पे बना लेंगे। चारों नियम आपको हम एक जगह में समझा लेंगे एक बार में। चलिए, आप क्या करेंगे, 4 दर्पण बना लीजिए। कोई भी दर्पण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी दर्पण ले सकते हैं। अवतल दर्पण बना दे रहे हैं। यहाँ पर चाहे दर्पण अवतल हो, ध्यान रहे, चाहे दर्पण आपका अवतल हो चाहे उत्तल हो, नियम यही लगेगा। क्लियर? तो हम केवल अवतल दर्पण ले रहे हैं, आप ये समझिए कि यही नियम क्या होगा, उत्तल दर्पण पे भी लगेगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, 4 नियम है, 4 दर्पण बना दे रहे हैं। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, 4 दर्पण बन जाएगा, 1 2, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका होगा, तीसरा बन गया, तीसरा बना ले रहे हैं, क्योंकि चित्र आप अलग अलग बनाएंगे तभी चारों नियमों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, हमने आपको दिखाया, ये 4 दर्पण बन गए। क्लियर? अब देखते हैं, सभी पर मुख्य अक्ष डाल देते हैं। ये आपकी जो परिभाषा है और इसमें दिखाया जाएगा, सभी पर क्या करेंगे, मुख्य अक्ष डाल देंगे। ये आपका बेटा क्या है, P है, ये भी क्या है बेटा, P है। दर्पण का ध्रुव कहते हैं, P है। और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र C है, ये भी C है। इसमें आप सिंबल को लगा देंगे, C वक्रता केंद्र C है, ये भी क्या है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इनको बना लिया गया। अब हम क्या करते हैं, चारों नियमों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, चारों समझेंगे। अब देखिएगा, चारों कुछ है नहीं, केवल इन नियमों को हम पहले इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमें यहाँ जो प्रतिबिंब बनाएंगे इन नियमों की हमें खास जरूरत पड़ती है। चलिए, पहला देखते हैं। पहला नियम क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो। ध्यान रखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप इधर से भी डाल सकते हैं, एक प्रकाश किरण इधर से डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो होती क्या है, वो दर्पण के क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। कहाँ से जाती है बेटा, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ऐसा आप समझ सकते हैं, चाहे जो हो जाए, यानी दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम, जब कोई प्रकाश किरण कहाँ होती है, समांतर। ध्यान दीजिए, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है। ये भी समांतर है, ये भी, चाहे प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के नीचे से डाले और चाहे मुख्य अक्ष के ऊपर से। क्लियर? तो वो क्या होती है, दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये दर्पण क्या है, अवतल दर्पण, यानी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है। क्लियर? दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण अब क्या होगी, मुख्य फोकस से डाली जाएगी। कहाँ डाली जाएगी बेटा, मुख्य फोकस से। आपको पता है, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच क्या पाया जाता है, मुख्य फोकस।
तो ये आपका मुख्य फोकस है। कहाँ से डाली गई है बेटा? मुख्य फोकस से। तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती है? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम आप समझ गए, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से डाली जाती है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? समांतर हो जाती है। ये दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका दूसरा नियम है। पहला नियम, जब आप समांतर डालेंगे तो वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम, जब आप मुख्य फोकस से डालेंगे तो वो समांतर हो जाएगी। यही प्रकाश किरण आप उल्टा भी कर सकते हैं। इधर से अगर प्रकाश किरण डालेंगे तो ये यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगी? फिर ये समांतर हो जाएगी। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, तीसरा नियम देखते हैं बेटा क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। तीसरा नियम, अब ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। जिसे मान लीजिए ये आपका है वक्रता केंद्र। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये थर्ड नियम है और ये थोड़ा सा आगे कर देंगे बेटा। ये मान लेते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र है, ठीक है, और ये थोड़ा आगे कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कोई जो तीसरा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है? दर्पण के वक्रता केंद्र से डाली जाती है। कहाँ डाली जाती है बेटा? दर्पण के वक्रता केंद्र से डाली जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से डाली जाती है, ठीक है, तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दर्पण से टकराने के पश्चात उसका परावर्तन उसी मार्ग में हो जाता है जिस मार्ग से वो आती है। तीसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। तीसरा नियम। चौथा नियम देखेंगे। चौथा नियम क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से डाली जाती है। कहाँ से? ध्रुव से। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से डाली जाती है तो उसके आपको बताया ये आपका अभिलंब का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या है? आपतन कोण आई। क्या है? आपतन कोण आई। और ध्रुव के बाद क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये ध्रुव से यानी मुख्य अक्ष के साथ परावर्तित किरण क्या बन जाएगी? स्मॉल आर। चौथा नियम ध्यान देंगे, जब प्रकाश किरण क्या होगी? दर्पण के ध्रुव से डाली जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के साथ जितने आपतन कोण से आती है वही क्या होता है? परावर्तित होने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के साथ परावर्तित किरण उसी के बराबर परावर्तन कोण बनाती है। क्लियर? यानी चौथा नियम जो आपको बताया है वो परावर्तन का सेकंड नियम लागू करता है। यहाँ पर अभिलंब का जो काम है वो मुख्य अक्ष कर रहा है। क्लियर? यानी ध्रुव से अगर डाली जाएगी तो जितने कोण का मान आपतन कोण का होगा मुख्य अक्ष के साथ उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। इसमें ये बताना है कि कोण आई बराबर क्या होना चाहिए? कोण आर। क्या होना चाहिए? कोण आर। क्लियर? तो ये किसके साथ होगा? ये मुख्य अक्ष के साथ बनाती है। किसके साथ? मुख्य अक्ष के साथ बनाती है। चारों नियम समझ गए? क्लियर? एक समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र से आएगी तो वापस वैसे उसी मार्ग में चली जाएगी। और अगर चौथा, अगर ध्रुव से डाली जाएगी तो जितने कोण से आपतन कोण बनेगा और उतना ही परावर्तन कोण बनेगा मुख्य अक्ष के साथ। क्लियर? परावर्तित किरण उतना ही बनाती है परावर्तन कोण। क्लियर? समझ पा रहे ना? तो ये चारों नियम आपके क्लियर हो चुके। अब हम बात करते हैं, नियम समझ चुके तो अब हम बात करेंगे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसके बाद उत्तल दर्पण का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे क्लीन करते हैं। आप नियमों को क्या करेंगे, अगर स्क्रीन पर दिखेगा तो वो आप नोट भी कर सकते हैं, फिगर आप बोर्ड से बना सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब आपको सबसे पहले बात, जो अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण में ये आपको हम हिंट में समझा दे रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है? अब आप ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो प्रतिबिंब बनने की कंडीशंस हैं
वो कितने प्रकार से बनती है बेटा? वो 6 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बनती है बेटा? 6 प्रकार से बनती है। क्लियर? आपको समझना है कि ये प्रतिबिंब बनाएगा 6 प्रकार से। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से बनाएगा। तो हमें 6 कंडीशंस पढ़नी होगी। कितने? 6 कंडीशंस पढ़नी होगी। तो पहले 6 कंडीशंस हम देखते हैं, यानी दर्पण को हमें 6 बार दर्पण बनाना होगा और 6 कंडीशंस हमको सीखनी है। ध्यान से समझेंगे। पहला, अगर आप एक साथ बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? पहला जो है, जब वस्तु कहां पर हो, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आपका क्या है? जब वस्तु आपकी कहां पर स्थित होती है? वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो बेटा? अनंत पर स्थित हो। प्रतिबिंब हमें बनाना है पहला, जब क्या होगा? वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, 6 कंडीशंस बनेंगी, लेकिन हमको पहला एक एक करके पढ़ना है, जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाएंगे, एक मुख्य अक्ष डालते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष डालते हैं। अब इसमें आपको पता है, ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। ये दर्पण का क्या है? ध्रुव P है। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? आपको क्या करना है? वस्तु अनंत पर रखी है, यानी पता नहीं है, इसके सामने कहीं पर भी रखी जा सकती है। तो अनंत का मतलब यहाँ कहीं होगी, अनंत मान लेते हैं। इसका पता नहीं है कि वस्तु कहाँ पर रखी है। तो क्या करेंगे हम? अवतल, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे? पहला काम, मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश किरण डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण एक नीचे से भी डाल देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या करना है। आपको पता है, क्या पता है? कि जब कोई प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ जाती है? ये आपको भी पता है, कहाँ जाती है? वो मुख्य फोकस से होकर के जाती है। कहाँ से जाती है बेटा? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये दोनों की दोनों प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, अर्थात ये कैपिटल F से होकर जाएंगी। क्लियर? तो आपको क्या पता है? आपने पहले ही अभी प्रतिबिंब बनाने में सीखा है कि जहाँ पर आपस में 2 प्रकाश किरणें काटती हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। अगर वास्तव में काटती हैं, परावर्तित होने के बाद वास्तव में काटती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और अगर आभासी रूप में काटती हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्लियर? आपने देखा, ये प्रकाश किरणें यहाँ से वापस लौट गई, यानी आपके अनंत से आई थी और ये समांतर आई थी। समांतर टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गई। अब ये देखिए, दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही हैं, अर्थात प्रतिबिंब क्या होगा? आपका वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? मुख्य फोकस कैपिटल F पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आभासी वास्तविक होगा, क्योंकि देखिए वास्तव में बन रही है। अगर इधर दर्पण के पीछे की ओर बनती तो ये आभासी हो जाती। मतलब अगर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जिधर पेंट लगा है, अगर उस दिशा में बनता है तो क्या हो जाता है? प्रतिबिंब आभासी हो जाता है। लेकिन ये वास्तव में परावर्तन इसका हो रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना? आप दूसरी बात देखेंगे, प्रतिबिंब छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा? ध्यान दीजिएगा, छोटा होगा। देखिए ये प्रतिबिंब यही है, यानी कि छोटा तो होगा। ठीक है, मतलब कितना छोटा होगा? लगभग बिंदु के आकार का। कैसा होगा? लगभग बिंदु के साइज का होगा। क्या होगा बेटा? लगभग होगा बिंदु के साइज का। बिंदु के साइज का। ठीक है, ये ऐसा लिख लेंगे। अब देखिए, प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा तो आपको पता होना चाहिए। पहले ही बताया गया है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? उल्टा बनता है। कैसे बनता है? ये आपका उल्टा हो जाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तीनों बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? जब वस्तु क्या होती है? अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। वस्तु से छोटा, लगभग बिंदु के साइज का होता है। वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट हो गया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ध्यान दीजिएगा, अनंत है। अब आपको ध्यान रखना है, ये आपकी प्रकाश किरणें हैं, ये मुख्य अक्ष है तो कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? इधर लेकर के आना है, वस्तु को अनंत से खींच करके आगे लेकर के आना है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरी कंडीशंस क्या बनेंगी ये आप देखेंगे, यहीं पर बना लेते हैं। दूसरी कंडीशंस क्या होगी आपकी? क्या कह रही है? ध्यान दीजिए, दूसरी कंडीशंस ये कह रही है कि जब, ध्यान दीजिए, जब वस्तु क्या हो? जब वस्तु क्या हो? दर्पण, जब वस्तु वक्रता केंद्र क्या हो? वक्रता केंद्र
वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र C के पीछे, क्या हो, C के पीछे स्थित हो। दूसरा पॉइंट क्या है आपका 6 कंडीशन में, दूसरी पॉइंट जो आप हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र C के पीछे स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ध्यान से समझेंगे। हम एक छोटा सा दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे छोटा सा दर्पण यानी अवतल दर्पण द्वारा बन रहा है तो अवतल दर्पण ही बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए M1 और M2 डाल सकते हैं, दर्पण का द्वारक होता है। ठीक है, यहाँ पर भी M1 और M2 डाल लीजिए। ठीक है, M1 M2 डाल लीजिए। एक मुख्य अक्ष खींच लीजिए। क्या करेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे। ध्यान से समझेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका क्या है बेटा, देखेंगे ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, दर्पण के पीछे कोई वस्तु रखनी है। ये P बना देना है और दर्पण के पीछे कोई वस्तु रख देनी है। ठीक है, हमने दर्पण के पीछे वस्तु रखी तो क्या होगी, वस्तु से प्रकाश किरणें, वस्तु यानी AB, वस्तु का नाम दे दीजिए AB। चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण डाली जाती है दर्पण पर। तो आपको पता है पहले नियम के अनुसार ये टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी कंडीशन देखेंगे, दूसरी कंडीशन, इस वक्रता केंद्र को थोड़ा आगे लिख लेते हैं, यहाँ बना लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब दूसरी प्रकाश किरण जब डालेंगे तो वक्रता केंद्र से डालेंगे। और आपको पता है वक्रता केंद्र का क्या नियम है, तीसरा नियम याद करिए प्रतिबिंब बनने का। जब क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से डाली जाती है तो वह अपने मार्ग में पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब देखिए ये दोनों प्रतिबिंब क्या हैं, यहाँ पर एक दूसरे को दोनों प्रकाश किरणें क्रॉस कर रही हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर काट रही हैं, अर्थात उसी से क्या करेंगे, लंबवत मुख्य अक्ष पर एक रेखा लाइन डाल देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका नाम दे देंगे B डैश A डैश, क्या दे देंगे, क्या दे देंगे बेटा, B डैश A डैश, जो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी कंडीशन क्या थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र C के पीछे स्थित हो। हमने यहाँ अनंत पर था, एक हथौड़ा मारा वस्तु को, यहाँ आ गई, क्या पर पहुँच गई, दर्पण के पीछे। कहाँ पहुँच गई, दर्पण के पीछे पहुँच गई। अब यहाँ से देखेंगे वस्तु दिखाई दे रही थी क्योंकि अनंत में वस्तु नहीं दिखाई देती। अब यहाँ बनी तो प्रकाश किरण जब समांतर गई तो प्रकाश किरण क्या हो गई, मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर चली गई। ये आपका क्या है बेटा, मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से होकर चली गई। अगर वक्रता केंद्र से गई तो उसी मार्ग में वापस चली गई। अभी अभी नियमों में आपने समझा है। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब क्या बन गया। अब देखिए चित्र को देख करके क्या लगा, जब कहा जाए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे C के पीछे स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में बनता है। यानी क्या कहेंगे, C और F के बीच में। कहाँ बनता है बेटा, C और F के बीच में बनता है। प्रतिबिंब देखिए वास्तविक होगा कि आभासी, आप समझ सकते हैं कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है ये वास्तविक में प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तो कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। अब देखिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है या बड़ा है, देखिए वस्तु का साइज इतना है और प्रतिबिंब का साइज इतना है तो कैसा बनेगा बेटा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा, देखिए वस्तु इधर को है और प्रतिबिंब क्या है, नीचे है, यानी इधर को है तो वस्तु क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। सीधा और उल्टा का मतलब समझ लीजिए कैसे होता है, जैसे मुख्य अक्ष से ही देखा जाता है। उल्टा और सीधा कहाँ से देखा जाता है, मुख्य अक्ष से। अगर वस्तु आपकी ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे है तो हमेशा उल्टा रहेगा। अगर प्रतिबिंब ऊपर है और वस्तु नीचे है तो आपका हमेशा उल्टा रहेगा। यानी अगर मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है और मुख्य अक्ष के ऊपर ही क्या हो, प्रतिबिंब बने तो सीधा होता है। मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु है और नीचे ही प्रतिबिंब बने तो सीधा होता है। क्लियर, तो सीधा और उल्टा समझ जाएंगे। ये कंडीशन आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा उससे आप लिख सकते हैं। क्लियर, यानी आपको पता है जब वस्तु C के पीछे स्थित होगी तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, छोटा होगा तथा उल्टा होगा। आप इस चित्रों को देख करके समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो दो कंडीशंस आप समझ चुके, पहली और दूसरी। अब क्या करेंगे, यहाँ पहला हथौड़ा आपने मारा था तो ये यहाँ आ गई, एक हथौड़ा और मारना है वस्तु को तो ये वस्तु उठ करके कहाँ
कहाँ आ जाएगी, सी पर आ जाएगी। कहाँ खिसक कर आ जाएगी, सी पर। तो अगला पॉइंट आप समझ चुके कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, सी पर स्थित हो। ऐसे समझेंगे, हथौड़ा मार मार के इधर क्या करना है, आगे भेजना है और प्रतिबिंब बनाते चलना है। क्लियर। तो इसके बाद अब ये यहाँ पर पहुँचाना है। चलिए इसको हटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करते चलेंगे, स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहा होगा आप, और चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वैसा भी अगर लिख लेंगे तो आपका एकदम करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कैसा भी लिख सकते हैं। तीसरी कंडीशन देखेंगे। तीसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, तीसरी कंडीशन जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। सी पर, अब सी के पीछे नहीं है, सी पर स्थित हो। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएगा। एक छोटा सा क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अवतल दर्पण बना लीजिए। अवतल दर्पण बनाना है तो इसको क्या करना है, बाहरी पृष्ठ पर इसे पेंट करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए करना क्या होगा, एक अवतल दर्पण बना तो मुख्य अक्ष बना लेते हैं। यहाँ पर आपका P बन जाएगा। क्लियर। और ये आपका क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आपको कहाँ रखना है वस्तु को रखना है C पर। कहाँ पर रखना है बेटा, C पर रखना है। वस्तु को कहाँ पर रखना है, C पर रखना है। अब ध्यान दीजिए C पर रखेंगे तो वस्तु ये आपकी होगी AB। माना कोई AB वस्तु है जो क्या है, C पर रखी है। ठीक है, C यानी वक्रता केंद्र पर रखी है। प्रकाश किरण बिल्कुल वैसे डालनी है जैसे अभी तक डाल के आए हैं। यानी देखिए एक प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर ये क्या होगा, टकराएगी तो कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी और यहाँ पर पहुँच जाएगी। क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो मुख्य फोकस से जाएगी यानी कैपिटल F से होकर जाएगी, आपको पता है। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो हमको डालनी है कैपिटल F से। तो कैपिटल F से डालेंगे। ठीक है, कैपिटल F से डालेंगे तो ये आपको पता है जब कोई दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से डाली जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है बेटा, समांतर हो जाती है, यानी इधर निकल जाएगी। तो ये थोड़ा सा सीधा कर लेंगे ताकि हमें क्या बन जाए, ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसा बनेगा। यानी यहाँ पर देखिए क्रॉस कर रही हैं, वस्तु का प्रतिबिंब आपका प्राप्त हो गया। तो ये उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। और प्रतिबिंब आपका बनके तैयार हो गया इस बिंदु पर। यानी इसे चाहें तो आप A' और B' दे सकते हैं, यानी B' और A' नाम दे सकते हैं। क्लियर। वस्तु को ऊपर लिखेंगे। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वक्रता केंद्र C पर, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी केंद्र के नीचे बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र के नीचे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, C के नीचे। ध्यान दीजिए कहाँ बनेगा, C के नीचे। वस्तु का प्रतिबिंब C के नीचे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट वस्तु क्या वास्तविक होगा या आभासी होगा। प्रतिबिंब आपका क्या होगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, वास्तविक होगा, क्योंकि देखिए प्रकाश किरणें वास्तविक रूप में काट रही हैं। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। देखिए वस्तु के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। एग्जैक्ट जितनी लंबी वस्तु है उतनी लंबी क्या होगी, प्रतिबिंब बना है, देखिए बराबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा। आप जानते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी है और प्रतिबिंब आपका कैसा बना है, मुख्य अक्ष के नीचे। तो आप जाहिर सी बात है क्या जानेंगे, उल्टा। क्या होगा, ये चारों चीजें ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा, C के नीचे बनता है, वास्तविक होता है, वस्तु के बराबर होता है, वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चित्र से क्या लिखेंगे, माना चित्र में क्या है, कोई AB वस्तु है जिसका प्रतिबिंब हमें B', A' प्राप्त होता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके अनुसार आप लिख सकते हैं। पहले माना लिख लेंगे, चित्र में क्या लिखेंगे, आपको लिखना सिखा दें, कैसे लिखना है इस पर ध्यान देंगे। कैसे लिखना होता है, माना M1 M2 क्या है, कोई अवतल दर्पण है,
M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर स्थित वक्रता केंद्र C, ध्यान दीजिए वक्रता केंद्र C सभी के लिए ऐसे ही लिखना है। पहले इधर लिखना है कि क्या क्या दिए रखा है, क्या क्या बनाए हैं, उसके बाद प्रक्रिया लिखनी है। कोई भी दर्पण बना रहे हैं एक के लिए बता दे रहे हैं, बाकी आपको सब ऐसे ही लिखना है और बाकी ये टॉपिक समझा दे रहे हैं कि कैसा क्या बनता है। क्लियर? तो क्या कहेंगे, माना M1 व M2 कोई अवतल दर्पण है, इसे आप Mn भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसके मुख्य अक्ष पर स्थित ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। क्लियर? क्या होता है फिर नई लाइन से क्या लिखेंगे, क्या होता है कोई वस्तु, माना कोई वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र C पर स्थित है या रखी जाती है। माना कोई वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी जाती है तो वस्तु द्वारा क्या निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण द्वारा परावर्तित होकर क्या होती हैं, C के नीचे किसी एक बिंदु A' पर एक दूसरे को काटती हैं, जिससे क्या होता है वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, जिसे B' A' से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? प्रतिबिंब कैसा होता है, ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब तो आपको बता दिया गया, C के नीचे प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वस्तु के बराबर होता है और वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अतः लिख देंगे, अतः वस्तु क्या है, वस्तु माना कोई वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब क्या है B' A' होता है। ये आप चित्र से करके लिख देंगे, अतः करके पूरी प्रक्रिया आपको क्लियर हो गई। समझ पा रहे हैं? चलिए अब आगे बात करते हैं चौथी कंडीशंस क्या होती हैं, ये समझ लीजिए। चौथी कंडीशंस के लिए आप बात करेंगे कि चौथी कंडीशंस इसकी क्या होती है, समझिए। चौथी कंडीशन, आपके C आ गया, अब ये एक हथौड़ा इस वस्तु को और मारना है, जम के क्या करना है, एक हथौड़ा और मारना है, तो ये वस्तु क्या होगी आपकी खिसक कर कहाँ आ जाएगी, C और F के बीच में। जैसे आपने क्या किया, पहले अनंत पर थी, अनंत से मारा तो क्या हो गया, C के पीछे आ गई, दोबारा एक हथौड़ा मारा, कहाँ पहुंच गई, C पर पहुंच गई। एक हथौड़ा और मारना है, क्या करना है, एक हथौड़ा मारना है, कहाँ पहुंच जाएगी वस्तु, यहाँ पर C और F के बीच में आ जाएगी। कंडीशंस एकदम नियम से समझेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला अवतल दर्पण बनाते हैं। चौथा ये आपका बन गया बेटा, ये देखिए अवतल दर्पण बन गया। अब ध्यान दीजिए, करना क्या है आपको, यहाँ पर ये आपका अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर देखेंगे पेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, अवतल दर्पण बन गया। एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं बेटा, मुख्य अक्ष बना लीजिए। यहाँ पर क्या लिखना है, P दर्पण का ध्रुव है। वस्तु इस बार कहाँ रखनी है, आपको पहले से ही पता है, ये वक्रता केंद्र बना देते हैं और ये आपका F हो जाता है। क्लियर? तो ये आपका F हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस बार जो वस्तु आपको रखनी है वो रखनी है कहाँ, C और F के बीच में। वस्तु ये लिखना भूल गए, ये आपको लिख लेना है, वस्तु कहाँ पर स्थित है, जब वस्तु C व F के, C क्या है वक्रता केंद्र है, F क्या है आपका मुख्य फोकस है, के बीच में स्थित हो। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ध्यान दीजिए, C और F के बीच में वस्तु को रख दिया गया है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, करना क्या होगा आपको, यहाँ पर देखिए हमने प्रकाश किरण को कहाँ डाला, मुख्य अक्ष के समांतर, और आपको पता है ये प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, ये आपको प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गई आपकी पहली प्रकाश किरण। अब हम देखते हैं दूसरी प्रकाश किरण हमें कहाँ डालनी है बेटा, वक्रता केंद्र से डालनी है। कहाँ डालनी है, वक्रता केंद्र से डालनी है। इसको इधर लिख देते हैं। चलिए, वक्रता केंद्र से डालनी है तो ये आपकी प्रकाश किरण दूसरी हो जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यानी ये कहीं ना कहीं क्रॉस तो करेगी। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से डाली जाती है, मतलब अगर वक्रता केंद्र से डाली गई तो वो क्या हो जाएगी, वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अर्थात आपने देखा कि यहाँ पर एक दूसरे को प्रकाश किरणें काट रही हैं, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसके लंबवत क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर एक रेखा खींच देंगे, जो आपको क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे B' और ये क्या हो जाएगा, A'। इस वस्तु का नाम दे देंगे A और B दे देंगे। क्लियर? तो आपने क्या देखा,
पहली प्रकाश किरण हमने क्या डाला, वस्तु के समांतर जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। आपको पता है दूसरी प्रकाश किरण वस्तु से डाली गई वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। देखते हैं पीछे की ओर क्या आती हैं, जब वो लौटती हैं तो ये पीछे की ओर मुख्य अक्ष के नीचे क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, जिससे क्या होता है वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वस्तु C व F के बीच में स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्यान दीजिए C और F के बीच में है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, ध्यान से देखेंगे, वक्रता केंद्र C के पीछे, वक्रता केंद्र C के पीछे बनता है। कहाँ बनता है बेटा, वक्रता केंद्र C के पीछे बनता है। अब हम ध्यान देंगे दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे, प्रतिबिंब छोटा बनता है या बड़ा बनता है। ध्यान दीजिए, छोटा नहीं, ये वस्तु आपकी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बन रहा है, तो ये वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसमें प्रतिबिंब उल्टा होगा, सीधा वस्तु आपकी इधर को खड़ी है और प्रतिबिंब आपको नीचे, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है और मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब आपका क्या होगा, उल्टा होगा। कैसे होगा बेटा, उल्टा होगा। अब देखिए वास्तविक होगा या आभासी होगा। आपने देखा है वास्तव में दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वास्तविक रूप में, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आपकी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। यानी जब वस्तु C व F के बीच में स्थित हो तो क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वह वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चित्र से क्या लिख देंगे, कोई वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब हमें B' A' प्राप्त होता है। बाकी हमने इसमें बताया है आपको कि कैसे लिखना है, आपको कुछ स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, उसी के माध्यम से आप लिख सकते हैं। क्लियर। आगे आपका आती है पांचवी कंडीशन, पांचवी और छठवीं, दो कंडीशंस और बची हैं, उनको पढ़ लेते हैं, फिर उत्तल दर्पण का नंबर लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके चित्र बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई जा रही हैं। अब देखिएगा अगला, चलिए अगली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, पांचवी कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, जब वस्तु किस पर स्थित हो, C। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है यहां C था पिछला जो बनाया गया, C और F के बीच में था। अब देखिए तो यहां पर वस्तु खड़ी थी, अब एक हथौड़ा अगर और लगेगा तो ये वस्तु कहां पहुंच जाएगी, F पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अब अगला कंडीशन क्या बनेगी आपकी, जब वस्तु कहां पे, F यानी मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये समझिए। ठीक है, एक दर्पण बना लेते हैं बेटा, दर्पण एक छोटा सा बनाएंगे, एक दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण बन गया। एक छोटा सा क्या करेंगे, मुख्य अक्ष में खींच लेते हैं, ये आपका हो जाएगा P। ठीक है, ये आपका हो गया F। ठीक है, ये आपका हो जाएगा F। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा C, ये आपका हो जाएगा C। ध्यान दीजिएगा, वस्तु को इस बार कहाँ रखना है, वस्तु को इस बार मुख्य फोकस पर रखना है। कहाँ पे रखना है, मुख्य फोकस पर रखना है। ये आपका हो जाएगा M1 M2, आप ये नामकरण आप कर सकते हैं। क्लियर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश, पहला काम आपका क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डालना। प्रकाश किरण अगर समांतर जाएगी तो आपको पता है वो टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्लियर, मुख्य फोकस से होकर जाती है। अगली प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से डालेंगे, वक्रता केंद्र से डालेंगे। कहाँ से डालेंगे बेटा, वक्रता केंद्र से डालेंगे। तो वो आपको पता है दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में क्या हो रही हैं, समांतर दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रही हैं बेटा, समांतर दिखाई दे रही हैं, समांतर।
ठीक है। अर्थात अगर दो प्रकाश किरणें आपस में समांतर हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्लियर। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। तो आपको क्या आंसर मिला कि जब कोई वस्तु कहाँ रखी जाती है, मुख्य फोकस पर। कहाँ पर रखी जाती है बेटा, मुख्य फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। पहली कंडीशन से याद करिए, जब कोई वस्तु कहाँ थी, अनंत पर थी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। जस्ट इसका उल्टा है, जब वस्तु F पर होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, प्रतिबिंब जो होगा वो आपको ध्यान रखना होगा। क्या होगा, पहली बात तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक इसलिए कह सकते हैं, ठीक है, वास्तविक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये आपको पता है कि ये दर्पण के पीछे नहीं है, इसी दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक ही होगा। क्लियर। अब देखेंगे दूसरी बात, यहाँ अनंत है। आपको पहला आंसर मिल चुका है, वस्तु अगर F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूसरा क्या है, वास्तविक बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, छोटा होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बराबर नहीं होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, अत्यधिक विवर्धित बड़ा। क्या लिखेंगे बेटा, विवर्धित बड़ा। विवर्धित का मतलब होता है कि जिसका हम कोई आकलन ना कर सके, कोई इसका आकार ना दे सके। इतना बड़ा है कि हम इसका कोई आकार नहीं दे सकते हैं। तो प्रतिबिंब छोटा बड़ा नहीं होगा, अत्यधिक विवर्धित बड़ा होगा। कैसा होगा, अत्यधिक विवर्धित बड़ा। और आपको दिख रहा है वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, वस्तु क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो प्रतिबिंब आपका क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। समझ गए, वस्तु मुख्य फोकस पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अत्यधिक विवर्धित बड़ा होगा, कोई आकार नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। माना कोई M1 M2 अवतल दर्पण है, जिसके अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु क्या है, कैपिटल F पर यानी मुख्य फोकस पर रखी जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में समांतर हो जाती हैं, अर्थात सभी प्रकाश किरणें आपस में समांतर हो जाती हैं, जिससे कोई भी क्या होता है, प्रतिबिंब यहाँ पर क्रॉस नहीं करती है, जिससे किसी भी प्रतिबिंब का आकलन नहीं किया जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्योंकि दर्पण की दिशा में परावर्तक पृष्ठ की ओर है, और अत्यधिक विवर्धित बड़ा होता है, कोई आकार नहीं है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है और नीचे बन रहा है, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। लास्ट बचता है इसका छठवां नंबर, वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। छठवां नंबर ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, ये आपको पता है यहाँ से यहाँ आई थी वस्तु, एक हथौड़ा और मारेंगे तो ये वस्तु कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, अर्थात F और P के बीच में। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे, जब वस्तु P का मतलब ध्रुव, क्या P का मतलब ध्रुव, तथा क्या कहेंगे F यानी मुख्य फोकस, क्या मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, अब इस बार कहाँ पहुँच गई, P और F के बीच में स्थित हो। ठीक है, अब देखिए P बीच में, ठीक है। अब देखिएगा, एक दर्पण बना लेते हैं बेटा, चलिए दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये लास्ट है इसका, ध्यान समझेंगे, ये सबसे अलग है, उन सभी से क्या है, ये अलग है। तो ये ध्यान से समझेंगे कि कैसे बनेगा। ये आपका क्या है, P, ठीक है, P है, और ये आपका बन गया वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C हो गया, और ये आपका क्या हो गया, F हो गया। क्लियर। आपको पता है ये वस्तु जो है वो P और F के बीच में रखी गई है। कहाँ रखी गई है, P और F के बीच में वस्तु हमने रख दिया गया है। यहाँ पर देखिए B और A। अब ये मुख्य अक्ष के क्या करना है बेटा, समांतर डालना है। मुख्य अक्ष के समांतर डालने के बाद आपको पता है ये दर्पण से कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण देखिए, दूसरी प्रकाश किरण जो है वो आपकी क्या है, वक्रता केंद्र से डाली जाएगी। वक्रता केंद्र से यानी आपको पता होना चाहिए यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगी, और टकराने के बाद ये पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। अर्थात ये देखिए बढ़ती जा रही है, दूरियों के अनुसार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए,
ये देखिए जैसे जैसे इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे ये और बीच की दूरियां इनकी बढ़ती जा रही हैं। अब आप क्या समझ रहे हैं कि अगर इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर अगर हम बढ़ाएं, ये देखिए प्रकाश किरणें, तो ये एक दूसरे को दर्पण के पीछे काटती हैं, जिससे आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, जिससे आपको दर्पण के पीछे क्या हो जाता है बेटा, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। क्लियर। तो आपने ये देखा कि जब वस्तु क्या होता है, मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के बीच में स्थित होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। कहाँ बनता है बेटा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये आपका है A' और ये B'। ध्यान दीजिएगा। अब हमको बताना है दर्पण के पीछे बन गया। अगला आंसर, प्रतिबिंब वास्तविक होगा आभासी। आप समझ सकते हैं वस्तु इधर है, दर्पण के आगे और प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे, तो जब ऐसा पेंट की तरफ प्रतिबिंब बनेगा आभासी रूप में, तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या होगा, मात्र अकेला यही ऐसा प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण का मात्र अकेला यही प्रतिबिंब है, यही कंडीशन है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी सभी में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरी कंडीशन, प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा, देख करके बता सकते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर ही वस्तु है और ऊपर ही प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। मात्र अकेला प्रतिबिंब है जो क्या होता है, सीधा बनता है। अवतल दर्पण का मात्र अकेला यही प्रतिबिंब है जो आभासी भी बनता है और सीधा भी बनता है, बाकी सभी के सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनते हैं। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या, तो वास्तविक होगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। ध्यान से देखिए, छोटा, ये वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा, तो ये कैसा बनेगा बेटा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर। जब वस्तु P व F के बीच में स्थित हो तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु के से बड़ा प्राप्त होता है। क्लियर। चित्र से आप देख सकते हैं AB वस्तु है और A', B' वस्तु का प्रतिबिंब है। क्लियर। तो ये 6 कंडीशंस थी जो अवतल दर्पण की, वो आपने सीखी कि 6 स्थितियां अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। क्लियर। मात्र यही अकेला प्रतिबिंब है अवतल दर्पण का जो क्या है, आभासी व सीधा बनता है, बाकी सभी के सभी प्रतिबिंब जो हैं वो वास्तविक और उल्टा प्राप्त होते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट जो आता है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, फिर आगे आप लोग क्या करेंगे, इस फिगर को बनाएंगे और उसके बाद आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो कुछ दिखेगा उससे नोट कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं जो बताया गया है, बिल्कुल वैसे बताया गया है, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही कॉपी में लिखना है। क्लियर। आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट आपका आता है बेटा, अगला पॉइंट आता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या होता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। इसमें हम आपको बताएं केवल कितनी कंडीशंस होती हैं बेटा, इसमें केवल होती हैं 2 कंडीशंस। कितनी होती हैं, 2 कंडीशंस, मतलब उत्तल दर्पण द्वारा केवल 2 प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते हैं। देखिएगा, एक पहली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो बेटा, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, पहले देख लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। तो उत्तल दर्पण एक छोटा सा बना लेंगे इधर। ठीक है, उत्तल दर्पण ये आपका हो गया। उत्तल यानी अंदर की तरफ पेंट करेंगे, उत्तल दर्पण बनाने के लिए पेंट करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे M1 व M2, दर्पण का द्वारक होगा M1 M2। एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, क्या करेंगे बेटा, मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये आपका हो जाएगा P, दर्पण का ध्रुव P हो जाएगा। मुख्य अक्ष खींच लेंगे। आपको पता है वस्तु कहाँ पर रखनी है, इधर रखनी, दर्पण के सामने अनंत पर। अनंत का मतलब कुछ पता नहीं है वस्तु कहाँ पर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा दर्पण का वक्रता केंद्र C हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका, दर्पण के क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डालना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वस्तु जब अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डालेंगे। आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो इसका परावर्तन होगा ऐसे,
इधर की ओर वापस चली जाएंगी, लेकिन जब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाएंगे आभासी रूप में तो यह कहाँ पर कटेंगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है, यानी कैपिटल F से होकर जाती हैं। क्लियर। ऐसे ही आपको एक प्रकाश किरण नीचे से भी डालनी है मुख्य अक्ष के समांतर, इसका परावर्तन भी बाहर की तरफ होगा, मगर अगर पीछे की तरफ इसे लेकर जाएंगे तो ये भी मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जिससे आपका क्या होगा, अनंत पर रखी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो आपने ये देखा कि जिससे क्या होता है, अनंत पर रखी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त हो जाता है, बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब होगा कैसे, क्योंकि वस्तु आपकी इधर रखी है और ये आभासी रूप में बन रहा है, तो प्रतिबिंब आपका कैसे होगा, आभासी होगा। कैसा होगा बेटा, आभासी होगा। ये भी आप समझ सके क्यों आभासी होगा। क्लियर। आपका प्रतिबिंब छोटा होगा, बड़ा होगा, ये कैसे पता होना चाहिए, यानी ये छोटा होगा मतलब छोटा तो होगा ही, छोटा होगा मगर क्या होगा, लगभग बिंदु के साइज का। कितने, बिंदु के साइज का, बिंदु के साइज का। ठीक है, इतना छोटा है। देखिए बिंदु ही प्रतिबिंब है, बिंदु के साइज का। ठीक है। अब यानी दूसरी बात, सीधा होगा या उल्टा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सीधे बनते हैं। किससे बनते हैं, सीधे। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्लियर। अनंत पर रखी वस्तु, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है, ध्यान समझेंगे, तो अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा, जब कोई वस्तु क्या अनंत पर रखी हो तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। मुख्य फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, छोटा होता है, लगभग बिंदु के साइज का होता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। तो इस तरीके से पहली कंडीशन आपको क्लियर हो चुकी। अगली कंडीशन, दूसरी कंडीशन देखेंगे। इसकी दूसरी कंडीशन, वस्तु कहाँ होगी, अनंत से यहां से चली आएगी, अनंत और ध्रुव के बीच में हो जाएगी, कहीं पर। अनंत के बाद से मतलब वहां पर वस्तु रखें जहां पे कुछ पता हो। अनंत का मतलब होता है जहां कुछ पता ना हो। लेकिन दूसरी कंडीशन, इधर और कोई बिंदु है नहीं, यानी दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी अगर आप वस्तु रख दें तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, दूसरी कंडीशन है। ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि अनंत, क्या लिखेंगे बेटा, अनंत और ध्रुव, ध्रुव ध्रुव P के बीच कहाँ वस्तु रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा क्या हो जाए, ध्रुव P के बीच में स्थित हो। देखेंगे ये लास्ट है इसका। अब देखेंगे कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। आपको सबसे पहला काम जो है वो आपको क्या करना है, दर्पण बनाना है। क्या बनाना है, दर्पण। तो हम बनाएंगे कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है। ये आपका पेंट करना होगा, पेंट कर लेते हैं बेटा, पेंट कर लेते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया M1 और M2 हो गया। ठीक है। इस पर एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे। क्या करेंगे बेटा, मुख्य अक्ष खींच लेंगे। इधर आपका क्या है बेटा, अनंत। क्या है, अनंत है, कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ तक अनंत है। इधर आपका क्या है, दर्पण का ध्रुव P है, दर्पण का ध्रुव P है। अब आपको रखना वस्तु है अनंत और ध्रुव के बीच। आप यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी वस्तु को खड़ा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्लियर। ये मान लेते हैं हमारी AB वस्तु रखी गई, A और B वस्तु रख गई। क्लियर। ये इधर का है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर ये लिख चुके होंगे शायद, इसे हटा दे रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं, ये वस्तु हो गई। अब प्रकाश किरण आपको डालनी है वस्तु के समांतर। चलिए प्रकाश किरण डाल लेते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं वस्तु के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं। आपको पता है इसका परावर्तन कैसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और ये आभासी रूप में कहाँ से जाएगी, आभासी रूप में ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ध्यान समझेंगे, कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यानी कैपिटल F से होकर जाएगी। बात समझ पा रहे हैं। दूसरी प्रकाश किरण हमको कहाँ से डालना है, यहाँ पर भी आप जानते हैं वक्रता केंद्र होता है। इधर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो दूसरी प्रकाश किरण हमें वक्रता केंद्र से डालनी है। ध्यान से देखेंगे, आपको क्या करना है बेटा, वक्रता केंद्र से डालना है। इधर आभासी रूप में आप लेकर के यहाँ से चले आएंगे। ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों प्रकाश किरण क्या कर रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, अर्थात यहीं पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जा रहा है।
अब देखिए ये आपका हो गया A डैश और ये आपका हो गया B डैश। ध्यान से समझेंगे, जब वस्तु कहाँ पर होती है, अनंत और ध्रुव P के बीच में स्थित होती है, तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में बनता है। प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, वास्तविक। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब पहले देख लेते हैं कहाँ पे बनेगा, P और F के बीच में। कहाँ पे बनता है, के बीच। ये आप चित्र से देख रहे हैं। पहली कंडीशन, पहला आंसर क्या लिखेंगे, P और F के बीच में। दूसरा आभासी बनेगा, क्योंकि देखिए इधर वास्तविक है और इधर क्या है, आभासी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा बनता है। क्लियर। तो सीधा दिख रहा है, देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर ही वस्तु रखी है और मुख्य अक्ष के ऊपर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्लियर। अब देखिए छोटा होगा बड़ा, देख करके ही बता सकते हैं। क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा बेटा, छोटा होगा। ध्यान से देखेंगे, छोटा होगा, क्योंकि वस्तु आपकी ए बी देखिए कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब A डैश B डैश कितना छोटा बना हुआ है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। क्लियर। क्या होता है, जब वस्तु क्या हो, अनंत और ध्रुव P के बीच में स्थित हो, तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, P और F के बीच में बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका दोनों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक होती है अनंत पर जिसका कोई पता ना हो, और दूसरा ऐसी जगह पे रख दे जहां पर कुछ ना कुछ आकलन किया जा सके। क्लियर। तो ये हो गए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इससे पहले आपने पढ़ा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लास्ट में आप देखते हैं लिखा हुआ है अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण का उपयोग। ध्यान से समझेंगे, कुछ बातें हम और आपको बताते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिएगा, अब पहली बात आप समझ लीजिए कि एक लास्ट पॉइंट इसका है उपयोग संबंधी, और एक नाम और पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी, आवर्धन। आपने सुना होगा आवर्धन क्या होते हैं, ये समझ लीजिए। आवर्धन किसे कहते हैं ये जान लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, उससे पहले इसके उपयोग से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आवर्धन क्या होते हैं। आवर्धन जान लीजिए, आवर्धन किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आवर्धन जानने के लिए सबसे पहली बात, अगर इसे सबसे पहली बात आप जान लें कि स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और m बराबर होता है m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, चाहे ऊंचाई कहिए और चाहे उसकी हाइट, एक ही बात है। ध्यान देंगे, हाइट ऊंचाई समझते हैं, ठीक है। और बटे क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। क्या होती है, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु को हमने आपको पहले ही बताया, वस्तु को क्या कहते हैं, बिंब कहा जाता है, वस्तु की ऊंचाई। तो ये आपका होता है आवर्धन। ध्यान दीजिएगा, आवर्धन अर्थात क्या कहते हैं कि जो दर्पण बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, उसमें क्या होती है, किसी दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यानी अब देखिए स्मॉल m बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, स्मॉल m का यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गई, I, और वस्तु की ऊंचाई क्या हो गई, O। वस्तु की ऊंचाई क्या कहते हैं, O। तो ये आपकी होती है बेटा m बराबर क्या होता है, I/O। क्लियर। ये आपका सूत्र होता है, O होता है वस्तु की ऊंचाई और I होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्लियर। अब समझेंगे लास्ट पॉइंट आपका क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण के बारे में, यानी उत्तल दर्पण, अब एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे उत्तल दर्पण का प्रयोग अगर हमको करना है तो हम कैसा उदाहरण समझेंगे, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, कार हैं, इन सब में साइड में पीछे देखने के लिए शीशा लगा होता है। तो ये क्या करता है, प्रतिबिंब कैसे बनाता है। ध्यान दीजिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों का जो प्रतिबिंब है उसका प्रतिबिंब एक छोटे से आकार शीशे में आपको दिखाई देता है। आपने कभी भी कार में बैठे होंगे, अगर देखे होंगे तो बगल वाले शीशे को देखेंगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां उसमें दिखाई पड़ती हैं। क्लियर। अगली बात करते हैं, देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कि आपने देखा टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है, उस बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग
किया जाता है। इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप नोट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस दर्पण का प्रयोग होता है। क्लियर? तो ये रहे, ध्यान दीजिएगा, दर्पण से संबंधित, संपूर्ण दर्पण से संबंधित सारे टॉपिक्स। आपको कभी भी किसी चीज़ की भटकने की जरूरत नहीं है, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, संपूर्ण दर्पण है, इससे पहले संपूर्ण प्रकाश पढ़ाया गया, ये संपूर्ण दर्पण है। अगला जो वीडियो आएगा वो संपूर्ण लेंस का आएगा, कंप्लीट लेंस रहेगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। आपने देखा है, यहाँ तक अगर आप आए हैं तो हमने ये समझ में आ रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी ऐसे हार मानने वालों में से नहीं, आप औरों से अलग हैं, क्योंकि आपने यहाँ तक अगर मुकाबला किया है, मैं पूर्ण भरोसा है कि आप आगे तक भी बने रहेंगे। ध्यान रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको पहुंचाइए ताकि अच्छे से बच्चे जो हैं वो पेपर दे सके, तैयारी कर सके। नहीं पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो अगर ये वीडियो अगर देख लेंगे तो उन्हें कभी भी कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, इतना भरोसा रखेंगे, आप सहयोग बनाते चलिए और शेयर करते रहिए, सूचना देते रहिए। मैं आपका लगातार इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम के पहले तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक लगातार ऐसे मास्टर वीडियो साइंस की आपको लगातार देता रहूँगा। और आप हमें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि एक सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने की लगन जो है वो बढ़ जाती है और नए नए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और करते ही रहेंगे। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।